Good morning, everyone, and let's start Air Force Set 12. And first, I am going to explain passage. Distribution companies have been called the linchpin, but also the weakest link in the electricity chain for all of India's global leadership for growth of renewable energy or ambitions of smart energy. The buck stops with the DISCOMs, the utilities that typically buy power from generators and retail this to consumers. आप देख रहे हैं यह एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, यानी यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आज का जो यह पैसेज है मैंने द हिंदू के एडिटोरियल से लिया है। एडिटोरियल पेज का है। बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सर द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ाइए। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी पैसेजेस मैं ले रहा हूं अधिकाधिक कोई छोड़ करके अधिकाधिक पैसेज द हिंदू के एडिटोरियल से ही मैं ले रहा हूं, तो आपका द हिंदू का एडिटोरियल भी साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। तो आइए हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को शॉर्ट में डिस्कॉम्स कहा गया। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस और कंपनीज के लिए कॉम्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन शब्द अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डिस्ट्रीब्यूट का। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वितरण। कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें कहा गया है हैव बीन कॉल्ड लिंच पिन। अब लिंच पिन जो है वो क्या है? तो धुरे की कील, किसी भी व्हील को रोके रखने के लिए एक कील लगाया जाता है, उस कील को हम लिंच पिन कहते हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वह लिंच पिन है। इसके बिना कोई जो आधार नहीं रखी जा सकती है, यानी महत्व को बताने के लिए यहाँ लिंच पिन आया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव बीन कॉल्ड द लिंच पिन। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को धुरे की कील कहा गया है, बट ऑल्सो द वीकेस्ट लिंक इन द इलेक्ट्रिसिटी चेन। लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी चेन में, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक चेन है, जो एक क्रम है, उस चेन में यह सबसे कमजोर लिंक है। द वीकेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, और कहा जा रहा है कि वो लिंच पिन है, बल्कि वह सबसे कमजोर लिंक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ऑथर वीकेस्ट लिंक कह रहे हैं और सामान्य तौर पर उसे लिंच पिन कहा जा रहा है। फॉर ऑल ऑफ इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप। अब जब हम ग्लोब शब्द का एडजेक्टिव बनाते हैं तो वह ग्लोबल हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ ग्लोब, एडजेक्टिव ऑफ ग्लोब, ग्लोब का एडजेक्टिव हो जाता है ग्लोबल, वैश्विक। तो ऑल्सो द वीकेस्ट लिंक इन द इलेक्ट्रिसिटी चेन फॉर ऑल ऑफ इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप फॉर ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यू, अब यह रूट वर्ड न्यू है, न्यू से रिन्यू बना और उसमें एबल सफिक्स जोड़ देने से यह रिन्यूएबल बना। यानी अंततः एडजेक्टिव से शुरू होकर और यह एडजेक्टिव ही बना रहा। न्यू भी अपने आप में एडजेक्टिव ही है। ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, यानी वह एनर्जी जिसे हम पुनर्नया कर सकते हैं, उसके विकास के लिए जो भारत का वैश्विक नेतृत्व है, या एम्बिशंस ऑफ स्मार्ट एनर्जी, भारत जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं रख रहा है स्मार्ट एनर्जी का, द बक स्टॉप्स विद द डिस्कॉम्स। अब यहाँ बक शब्द, बक मीन्स तो हिरण होता है, मेल डियर को बक कहते हैं, लेकिन यहाँ बक जो है वह पर्पस के लिए आया है, उद्देश्य के लिए आया है, एम्बिशन के लिए आया है। यहाँ बक शब्द लेखक ने एम्बिशन के लिए लिखा है, पर्पस के लिए लिखा है, एंड के लिए लिखा है। तो द बक स्टॉप्स विथ द डिस्कॉम्स, यह जो लक्ष्य है, यह जो उद्देश्य है, यह स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है डिस्कॉम्स के साथ ही। द यूटिलिटीज दैट टिपिकली बाई पावर फ्रॉम जनरेटर्स। यानी डिस्कॉम्स क्या है, तो कॉमा दे करके इस डिस्कॉम को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि डिस्कॉम्स आर यूटिलिटीज। मैं समझाने के लिए यहाँ आर लगा रहा हूँ। द डिस्कॉम्स आर द यूटिलिटीज
दैट टिपिकली बाई पावर फ्रॉम जनरेटर्स। यानी डिस्कॉम जो है क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि डिस्कॉम्स क्या हैं। तो ये वे यूटिलिटीज हैं, उपयोगिताएं हैं जो सामान्यतः टिपिकली यानी जेनरली पावर बाई करती है, यानी विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को खरीदती है जनरेटर से, एंड रिटेल दिस टू कंज्यूमर्स, और यह कंज्यूमर तक रिटेल करती है, यानी सामान्य तौर पर समझें तो यह थोक में खरीद लेती है और रिटेल करती है, खुदरा में हम ग्राहकों को यह डिस्कॉम बिजली उपलब्ध कराती है, हम ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को। लॉन्ग गॉन आर द डेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ पावर, वे दिन अब बीत गए, वे दिन अब नहीं रहे जब पावर की स्कार्सिटी होती थी, पावर की कमी होती थी, पावर की अल्पता होती थी, पावर का शॉर्टेज होता था। स्कार्स शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है स्कार्सिटी। स्कार्स एडजेक्टिव है, SCARCE। स्कार्स का जब स्कार्स एडजेक्टिव है और जब हम इसका नाउन बनाते हैं तो यह स्कार्सिटी हो जाता है अल्पता, कमी, शॉर्टेज, लैक, शॉर्टेज, लैक। while the physical supply situation has mostly improved, long gone are the days, वे दिन अब नहीं रहे, वे दिन कब के बीत गए जब पावर की स्कार्सिटी हुआ करती थी। while the physical supply situation has mostly improved, the financial picture has not brightened। अब यहाँ विरोधाभास, while जो है यह कंजंक्शन का काम कर रहा है और विरोधाभास को दर्शा रहा है। फिजिकल सप्लाई सिचुएशन मोस्टली इंप्रूव कर गया, यानी भौतिक रूप से जो विद्युत आपूर्ति की स्थिति है वह अधिकाधिक उन्नत कर गई, बढ़ गई, इंप्रूव हो गई। इसके बावजूद क्या होना चाहिए था? तो द फाइनेंशियल पिक्चर हैज़ नॉट ब्राइटेंड, जब वो बढ़ गई तो फाइनेंशियल पिक्चर भी ब्राइटन होना चाहिए था, उज्ज्वल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैज़ नॉट ब्राइटेंड मच एंड दिस वॉज बिफोर कोविड-19। यह बात बिफोर कोविड-19 की है, कोविड-19 के पहले की है। अब यहाँ देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राइटन शब्द कैसे बना। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें en जोड़ने से ये वर्ब बन जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ ब्राइटन दिख रहा है, एक एग्जाम्पल यहाँ आपको ब्राइटन दिख रहा है, मैं दूसरा आपको दे रहा हूँ। फास्ट शब्द में आप en जोड़ देंगे तो इसका वर्ब बन जाएगा फासन। हार्ड शब्द में आप en जोड़ देंगे तो यह वर्ब हो जाएगा हार्डन। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें en जोड़ने पर वर्ब बन जाते हैं। तो ब्राइट मीन्स होता है उज्ज्वल, ब्राइटेंड मीन्स यानी यहाँ यही कहा गया कि जब सप्लाई सिचुएशन फिजिकली भौतिक रूप से जब सप्लाई सिचुएशन अधिकाधिक इम्प्रूव कर गया, अधिकांशतः इम्प्रूव कर गया, तो फाइनेंस भी इम्प्रूव करना चाहिए था, उसकी तस्वीर भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन वो उतना नहीं बदला जितना बदलना चाहिए था। एंड दिस वाज बिफोर कोविड-19। यह घटना, यह बात कोविड-19 के पहले की है। द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू, अब यहाँ आप याद करेंगे रेस्पॉन्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है। रेस्पॉन्ड मीन्स होता है जवाब देना, यहाँ रेस्पॉन्ड फेस करने के अर्थ में आ रहा है, सामना करने के अर्थ में आ रहा है, लेकिन रेस्पॉन्ड मीन्स प्रत्युत्तर देना या जवाब देना। द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू कोविड-19 इकोनॉमिक शॉक विथ अ स्टिमुलस पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़। भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 के समय जो आर्थिक संकट आई, आर्थिक सदमा, शॉक, झटका, सदमा, संकट, उसको एक अच्छी खासी एक स्टिमुलस, उत्तेजक राशि 20 लाख रुपए का पैकेज दे करके उसको रेस्पॉन्ड करी। आउट ऑफ विच 1,25,000 करोड़ वॉज ईयर मार्क फॉर डिस्कॉम्स। 20 लाख रुपया का जो एक अच्छा खासा पैकेज इकोनॉमिक शॉक से जूझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने दिया, उसमें से 1,25,000 करोड़
1,25,000 करोड़ को ईयर मार्क कर दिया गया। ईयर मार्क का सिनोनिम होता है रिजर्व, सुरक्षित कर लेना, यानी भविष्य में जो कुछ करना हो उसे करने के लिए किसी राशि या किसी व्यक्ति को सुरक्षित कर लेना ईयर मार्क कहलाता है। तो 1,25,000 करोड़ वॉज ईयर मार्क्ड मीन्स वॉज रिजर्व्ड फॉर डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स के लिए रिजर्व कर लिया गया, सुरक्षित कर लिया गया। while it was called a stimulus, जहां एक ओर इसे स्टिमुलस कहा गया, इट इज रियली अ लोन, यह वास्तव में इसे तो कहा गया कि यह स्टिमुलस है, बड़ा उत्तेजक है, यह सहायक राशि है, लेकिन यह वास्तविकता यही है कि यह एक लोन है। इट इज रियली ए लोन मींट टू बी यूज्ड बाय डिस्कॉम्स टू पे ऑफ जनरेटर्स। पे ऑफ मीन्स चुकता करना, जेनरेटर्स जहां से वो बिजली खरीद करके डिस्कॉम हम ग्राहकों तक, हम कंज्यूमर्स तक बिजली उपलब्ध कराता है, उसको यहाँ जेनरेटर्स कहा जा रहा है। तो उस जेनरेटर का बकाया उसके ऊपर है और उस बकाया को चुकता करने के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया इसके लिए ईयर मार्क कर दिया गया और डिस्कॉम इस 1,25,000 का यूज करके उस कर्ज को चुकाएगा। Our recent study on DISCOM shows a much graver picture। हम लोगों ने जो हाल ही में our recent study on DISCOMs पर जो हाल ही में हम लोगों ने अध्ययन किया है, shows a much graver picture, वह इसकी एक अलग ही गहरी तस्वीर सामने लाता है। तो ग्रेव मतलब होता है गंभीर और उसका यह कंपैरेटिव डिग्री है, यानी अधिक गंभीर तस्वीर, यानी कहेंगे कि बुरी तस्वीर हमारे सामने लाता है। देन वन दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय ए फिलअप, यानी ये जो 1,25,00,000 रुपए की राशि दी जा रही है, उस राशि से कहीं अधिक गंभीर उस राशि के से इसकी चुकता होने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति जो है वह ग्रेवर है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसके द्वारा वो फिल अप कर लेगा और उसके समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। इवन दो सच अ लिक्विडिटी इंजेक्शन, इवन दो एक कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं इसे, इसका प्रयोग हम हालांकि के अर्थ में करते हैं। हालांकि, इवन दो का प्रयोग हम हालांकि या यद्यपि के अर्थ में करते हैं, हालांकि या यद्यपि। तो इवन दो सच अ लिक्विडिटी इंजेक्शन, अब यह लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या है? यह इकोनॉमिक्स का चीज है। लिक्विडिटी इंजेक्शन है जब किसी मेंबर इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल बैंक के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन, तो उसे लिक्विडिटी इंजेक्शन कहते हैं। यह कम अवधि का एक लोन होता है। तो इवन दो सच अ लिक्विडिटी इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड, हालांकि इस तरह के लिक्विडिटी इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो 1,25,000 करोड़ रुपया इसके लिए ईयर मार्क किया गया, यह सफिशियंट नहीं है पे ऑफ कर देने के लिए, चुकता कर देने के लिए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउंड विथ, अब अबाउंड के साथ प्रेपोजिशन विथ लगा हुआ रहता है और अर्थ होता है से भरा हुआ। Newspaper reports abound with stories of how discoms owe 1 lakh crore rupees to generators। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये कहानियां भरी रहती हैं कि कैसे डिस्कॉम्स ओ करता है, ओ मीन्स ऋणी होना, ओ मीन्स ऋणी होना। 1 लाख करोड़ रुपीस का ऋण डिस्कॉम के ऊपर है जेनरेटर्स का। एंड विदाउट सच एन इन्फ्यूजन द चेन विल कोलैप्स, और अगर ऐसी इन्फ्यूजन नहीं हुई, इस तरह अगर ऐसा सहयोग उसे नहीं मिला, तो यह चेन जो है विद्युत आपूर्ति का चेन, यह कोलैप्स कर जाएगा, यानी ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, यहाँ ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, किसी भी वाक्य में हमें फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग करना हो तो इन्हें वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं और तब कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए लेखक ने यहाँ बखूबी इस नियम का पालन किया है।
Unfortunately, the dues to generators are several times higher than these numbers. न्यूज़पेपर में भले ही छाप दिए गए, कहानियां दे दी गई कि 1 लाख करोड़ का बकाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। The dues to generators are several times higher than these numbers. जो संख्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों में से यह पता चलता है कि जो जनरेटर्स का ड्यू है वह सेवरल टाइम्स हायर है, कई गुना अधिक है। अब यहां भी ग्रामर का एक विवाद उठता है हमेशा। सेवरल टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स के बाद कई लेखक ने लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, लेकिन प्रेफरेबल होता है कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए मैं भी सपोर्ट करूंगा कंपैरेटिव डिग्री का। These numbers and worse, the total short-term dues of DISCOMs are multiple times higher, which excludes long-term debt. अब इस लाइन को फिर से, unfortunately, the dues to generators are several times higher. दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो जनरेटर्स की बकाया राशि है वह इसे मिली अलॉटेड राशि जो इसको मिली हुई है डिस्कॉम्स को, उसकी अपेक्षा कई गुनी है। स्थिति वर्ष है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्ष। द टोटल शॉर्ट टर्म ड्यूज ऑफ डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स का जो टोटल शॉर्ट टर्म ड्यूज है, आर मल्टीपल टाइम्स हाइयर, यह कई गुना अधिक है। विच एक्सक्लूड, अब एक्सक्लूड मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर करना, और इंक्लूड मतलब होता है शामिल कर लेना। विच एक्सक्लूड्स लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म डेट को परित्यक्त करता है, अलग करता है। नाउ वी शुड डिस्कस क्वेश्चंस। लॉन्ग गॉन आर द डेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ पावर मीन्स, यानी यहां शब्दों की परख होनी चाहिए कि लॉन्ग गॉन आर द डेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, जैसा कि इस पैसेज में कहा गया है। तो वी फेस्ट सबसे बढ़िया है आंसर सी, द डेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ पावर हैव ऑलरेडी बीन ओवर, यानी जो समस्याएं पहले थी अब वो नहीं रही। लॉन्ग गॉन आर द डेज, वे दिन अब नहीं रहे, वे दिन बीत गए। किस चीज के? तो जब पावर की स्कार्सिटी होती थी। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो डेज थे स्कार्सिटी ऑफ पावर के, वे अब ओवर हो चुके हैं, इसलिए आंसर होगा सी। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिस्कॉम्स हैव बीन कॉल्ड, ऑथर के अनुसार डिस्कॉम्स को क्या कहा गया है? तो अगर ऑथर के ओपिनियन को जाने तो इन्होंने कहा है कि यह वीकेस्ट लिंक है, लेकिन सामान्य लोगों के द्वारा उसे लिंच पिन कहा गया है, अधिकारियों के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा लिंच पिन कहा गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी चूंकि डी में दिया गया है, इसलिए हमारा 2 का आंसर डी होगा। अगर ऑप्शन में दिया जाता कि ओनली बी, तो बेस्ट आंसर ओनली बी होता अकॉर्डिंग टू द ऑथर। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 3। For what purpose was Rs 1,25,000 crore allotted to DISCOMs? किस उद्देश्य से डिस्कॉम कंपनीज को 1,25,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया? उद्देश्य क्या था? ताकि वो जनरेटर्स का जो बकाया है उसे चुका सके, पे ऑफ कर सके। टू पे ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर्स के चुकते के लिए यह राशि उन्हें दी गई थी, इसलिए 3 का आंसर ए होगा। 4 में अब यहाँ एक शब्द है वेव। वेव मीन्स होता है माफ करना, लोन इत्यादि, बकाया इत्यादि माफ कर देना वेव कहलाता है। सब सीख लेंगे। इनहांस मीन्स होता है बढ़ाना, स्तर बढ़ा देना, टाइमिंग बढ़ा देना, ये सब इनहांस है। इनहांस मीन्स बढ़ाना। बाकी शब्द आप जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज मेंशन्ड इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज में मेंशन किया गया है, कौन सा कथन करेक्ट नहीं है? The dues to generators are higher than the allotted amount, यह तो सही है। 1,25,00,000 से कई गुना बकाया है डिस्कॉम्स के ऊपर, तो यह बात तो सही है। हमें तो बताना है कि कौन सही नहीं है। डिस्कॉम्स बाई पावर फ्रॉम जनरेटर्स, यह भी बिल्कुल सही है। डिस्कॉम्स रिटेल द इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स, यह भी बिल्कुल सही है। तो यही तो आंसर होगा। द अलॉटेड अमाउंट टू डिस्कॉम्स वॉज सफिशियंट टू पे। अब देखिए यहाँ सफिशियंट कह दिया गया, जबकि वह इनसफिशियंट था, इसलिए आंसर होगा 4 का डी। आंसर होगा 4 का डी, क्योंकि बताना है कि कौन करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट नहीं है। 5 में कहा जा रहा है
अकॉर्डिंग टू द ऑथर द अमाउंट अलॉटेड टू डिस्कॉम्स इज, जो अमाउंट उसको डिस्कॉम को अलॉट की गई वो क्या थी, तो वो स्टिमुलस थी, वॉज ए स्टिमुलस, वॉज ए लोन, वॉज ए चैरिटी। अब ये मिस्टेक है, ये मेरी गलती है, चैरिटी हमने दो जगह लिख दिया और ध्यान नहीं दिया। स्टिमुलस शब्द वहां लगाया गया है कि यह जो है प्रोत्साहित करने वाली राशि है, लेकिन वास्तव में तो वह एक लोन है, इसलिए 5 का आंसर जो है वो इसमें सी हो रहा है, वो चैरिटी नहीं है, दान नहीं है, खैरियत में नहीं दिया गया है, वह एक लोन के रूप में दिया गया है, इसलिए 5 का आंसर होगा सी। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज कॉमन एरर। The commander told the army that it was no use to attack the Maoists. It was no use. अब यहाँ एक ट्रिक आपको सीखना चाहिए। कभी भी वाक्य में to be no use या to be no good मिले तो हमेशा जेरंड का प्रयोग करना है। कभी भी न वेयर इन्फिनिटिव होगा और न फुल इन्फिनिटिव होगा। तो इट वाज नो यूज, तो बी मतलब इज एम आर वाज वर, तो बी आ गया, नो यूज आ गया, यानी यह जो टू अटैक दिया हुआ है यह बिल्कुल गलत है। इसके जगह पर हमें अटैकिंग का प्रयोग करना होगा, क्योंकि टू बी नो गुड और टू बी नो यूज के बाद हमेशा हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ही गॉट इरिटेट, गलत। गेट के बाद आए हुए वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही रखना होता है, इसलिए ही गॉट इरिटेटेड होगा, ही गॉट इंसेंस्ड होगा, ही गॉट एनॉयड होगा। ये सभी इरिटेट के साइनों में बोल रहा हूं। तो कभी भी गेट के बाद ही गॉट मैरिड होता है। गेट के बाद, गॉट के बाद, गेटिंग के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल में ही लिखना होता है। ट्रिक इसका होगा गेट प्लस वर्ब 3 मीन्स गेट के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वह पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में ही होता है, इसलिए यहाँ इरिटेटेड का प्रयोग करेंगे। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ मोस्ट सुटेबल छूट गया, यहाँ सुटेबल होगा द मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ क्वारल इज, क्वारल के लिए सुटेबल एडजेक्टिव क्या होगा। अब देखिए फंक्शन के आधार पर क्वारल का एडजेक्टिव क्वारलिंग भी होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से क्वारल का एडजेक्टिव क्वारलसम होता है, इसलिए 8 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सीक इज। कई बार डिफेंस के एग्जामिनेशन में वर्ब के रूप को पूछ दिया जाता है, तो सीक का पास्ट पार्टिसिपल इट मीन सीक का V3 क्या होगा, तो सीक शॉर्ट होता है, इसलिए आंसर 9 का डी होगा। ये सभी गलत हैं, ये नहीं होंगे, ये सब भ्रामक हैं, भरमाने के लिए दिए गए हैं। नंबर 10, ही प्रोपोज टू मी दैट वी डैश अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। अब यहाँ फिर ग्रामर का रूल आता है वाक्य में, यदि प्रोपोज आ गया हो, यदि सजेस्ट आ गया हो और रेकमेंड आ गया हो तो इनके साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग करें, किसी अन्य मॉडल वर्ब का कभी नहीं। तो यहाँ देखिए प्रोपोज दिख रहा है, प्रोपोज्ड हो, रेकमेंडेड हो, सजेस्टेड हो, तो इसके बाद यहाँ शुड ही होगा, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए 10 का आंसर डी ही होगा। न सोचें कि मस्ट शुड की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा जोरदार होता है, यही दे दो, नहीं, अगर शुड ऑप्शन में है तो शुड ही होगा, नहीं है तो वो एरर है, इनके बाद हमेशा शुड लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, ही डैश ऑल हिज एनर्जीज टू बियर अपॉन हिज टास्क। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य पर विजय पाने के लिए उसने अपनी एनर्जी झोंक दी, लगा दी। तो एनर्जी लगाने के लिए पुट नहीं ब्रिंग का प्रयोग होता है। हाँ, पुट के बाद इन अगर रहता, पुट इन एनर्जी होता है, पुट इन एनर्जी, तो पुट के बाद हमें इन लगाना पड़ता है। पुट इन लेबर भी होता है, पुट इन एफर्ट्स भी होता है, किसी काम में हम प्रयास लगाएं, श्रम लगाएं, एनर्जी लगाएं, तो पुट के बाद हमें इन का प्रयोग करना होता है, इसीलिए पुट आंसर नहीं होगा, ब्रॉट होगा, ब्रिंग
वंस एनर्जी टू समथिंग होता है, यानी अपनी ऊर्जा को लगा देना। ऑर्गेनाइज नहीं होगा, संगठित किया। डिवोट समय के लिए यूज कीजिए, आई डिवोट 2 आवर्स टू माई स्टडी। तो डिवोट मतलब लगाना होता है, देना होता है, और इसका प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 12। वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक इज ए, वह जो बिल्कुल अल्कोहलिक ड्रिंक से यानी शराब से नफरत करता है, परहेज करता है, एब्सटेन करता है शराब से। जो पर अब यहाँ एक और चीज सीख लेंगे आप, एब्सटेन के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा फ्रॉम लगता है। वह जो शराब से बिल्कुल, अल्कोहलिक ड्रिंक से बिल्कुल परहेज करे, उस व्यक्ति को हम टीटोटॉलर कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में एक एल लिखा जाता है, इसलिए मेरे विद्यार्थी आप कंफ्यूज न होवें। एक एल मिले तो समझ जाइए अमेरिकन इंग्लिश है, डबल एल मिले तो ब्रिटिश इंग्लिश है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन अपने यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ही मान्य है, इसलिए आप टीटोटॉलर डबल एल से लिखेंगे। बुज़र मीन्स होता है पियक्कर, शराबी। ड्रंकार्ड मीन्स होता है पियक्कर या शराबी। ये बूजर और ड्रंकार्ड ये सिनोनिम हैं। बूजर और ड्रंकार्ड ये दोनों सिनोनिम है, शराबी पियक्कर, बुजर। सेंट मीन्स साधु, आपको मालूम है, सेंट मीन्स होता है साधु। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मीन्स होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में गूढ़ हो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को हम एब्स्ट्रूस कहते हैं। इरेलेवेंट मीन्स होता है अप्रासंगिक, वह जो प्रसंग से अलग हट करके है, अप्रासंगिक, यह अपने आप में एडजेक्टिव है। वह जो प्रसंग से यानी जो वार्ता, जो बात हो रही है उससे भिन्न है, उससे अलग है, उसे हम इरेलेवेंट कहते हैं। ऑफुल मतलब होता है विभत्स, ऑफुल मतलब होता है डरावना, ऑफुल मीन्स डरावना होता है, विभत्स होता है। फ्राइटफुल होगा इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम फियरफुल होगा। प्रोफाउंड मीन्स होता है गंभीर, गहरा, और शैलो मीन्स होता है छिछला। प्रोफाउंड मीन्स होता है गूढ़, गंभीर, गहरा, वह जो कठिन है वो प्रोफाउंड है। नॉलेज के लिए भी काफ़ी गहरी जानकारी है तो वहाँ हम प्रोफाउंड का प्रयोग करते हैं, और उस समय इसका सिनोनिम जो है वह डीप हो जाता है, और प्रोफाउंड का एंटोनिम हो जाता है, प्रोफाउंड का एंटोनिम शैलो हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स होता है समृद्ध, अमीर, तो इसका सिनोनिम होगा प्रॉस्पेरस। सिनोनिम देना है हमें, बेस्ट एक्सप्रेसेस कहा जा रहा है, यानी सिनोनिम देना है तो प्रॉस्पेरस मतलब होता है समृद्ध, रीच मतलब होता है समृद्ध, ऑप्यूलेंट मतलब होता है समृद्ध। ये सभी अमीर के शब्द हैं। वेल्दी मतलब होता है अमीर, समृद्ध, अमीर, वेल्दी। तो रीच, ऑप्यूलेंट, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, एफ्यूलेंट, ये सभी समृद्ध यानी अमीर के लिए आने वाले शब्द हैं। पुअर इसका एंटोनिम हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। टॉकटिव मतलब होता है बातूनी, वह जो बहुत बोले। रिजर्व इसका टॉकटिव का रिजर्व जो है वह एंटोनिम हो जाता है, वह जो रिजर्व रहे, कम बोले, ना के बराबर बोले। टॉकटिव का एंटोनिम ज़्यादा पूछता है, रिजर्व होगा। कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना। इसके साथ एक याद करने वाली बात है कि इसके बाद प्रेपोजिशन टू लगता है, और कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान देना यानी अपना सहयोग देना। योगदान देना इसका नाउन बनाते हैं तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 15। एक्सोडस। एक्सोडस मीन्स होता है बहिर्गमन, बहिर्गमन। एक्सोडस मीन्स होता है बहिर्गमन। क्या है बहिर्गमन? तो लोगों की समूह का एक साथ कहीं दूसरे जगह पर जाना एक्सोडस कहलाता है। लोगों के समूह का एक साथ कहीं पर जाना, कहीं के लिए प्रस्थान करना एक्सोडस होता है। इसका हमें एंटोनिम देना है क्योंकि अपोजिट यहाँ दिया जा रहा है, तो इनफ्लक्स होगा। इनफ्लक्स मीन्स होता है अंतःगमन, अंतःगमन यानी आना, बहुत से लोगों का समूह में आना इनफ्लक्स है, और समूह में जाना एक्सोडस है। अराइवल मीन्स आगमन होता है। अब अगर इनफ्लक्स नहीं होता तो हम इस पर विचार कर सकते थे। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान होता है, एक्सोडस
के साइनों में इसका यूज होता है, लेकिन यह सिंगल और ग्रुप दोनों को दर्शाता है। एक्सोडस हमेशा ग्रुप को ही दर्शाता है। इंट्रोस्पेक्शन एक शब्द मैंने यहाँ दे दिया है, आत्ममंथन, अपने अंदर झांक करके देखना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, आत्ममंथन इंट्रोस्पेक्शन। एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत, एमिकेबल मित्रवत, इसका साइनो होता है फ्रेंडली, एमिकेबल का साइनो होता है फ्रेंडली। कनिंग मीन्स होता है धूर्त, हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुपूर्ण, शत्रुपूर्ण। शाई मीन्स होता है शर्मीला, बैशफुल इसका साइनो होता है, शाई मीन्स होता है शर्मीला, इसका साइनो बैशफुल होगा, और कोई भी इसका साइनो होता है। क्रेजी मीन्स पागल, क्रेजी मीन्स उन्मत्त, क्रेजी मीन्स सनकी, क्रेजी मीन्स दीवाना, कनिंग मीन्स धूर्त, मैंने पहले बताया है। क्राफ्टी इसका साइनो हो जाएगा। तो एमिकेबल का एंटो क्या होगा, तो हॉस्टाइल होगा। जो मित्रवत है वह फ्रेंडली है, एमिकेबल है, और जो शत्रुगत व्यवहार करता है उसे हॉस्टाइल कहते हैं। इसलिए 16 का आंसर सी होगा। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट इज वॉइस। चूज द एक्टिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, तो यह तो बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस मैंने दिया था, सी विल ऑब्जेक्ट टू, लेकिन यहाँ एक खास चीज है, ऑब्जेक्ट के बाद फिक्स प्रेपोजिशन टू लगता है। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी फिक्स प्रेपोजिशन वाले शब्द का आप पैसिव कर रहे हो तो उस फिक्स प्रेपोजिशन को आप हटा नहीं सकते हैं। इसलिए माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड बाई हर नहीं होगा, माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड टू बाई हर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो ऐसा न सोचें कि बाई लगाना है तो इस प्रेपोजिशन को हटा दे, डबल प्रेपोजिशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप किसी भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले वर्ब में से प्रेपोजिशन को हटा नहीं सकते हैं, इसलिए आंसर होगा बी। बाकी ये दोनों गलत हैं। 18 में है इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड मदर, अब यहाँ टाइप मिस्टेक हमसे हुआ, मदर यहाँ कैपिटल होना चाहिए था। She said, mother, please cook me something nice day। तो अब ये सब ट्रिक यूज करना चाहिए। नाइस टुडे, तो टुडे के लिए दैट डे लगता है, तो द डे बिफोर ये नहीं होगा, दैट डे विचार कर सकते हैं, दैट एक तो एलिमिनेट हो गया। तो सी अपने माँ से वो बोली, अब प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रही है, कितना आसान है। प्लीज कुक, तो रिक्वेस्टेड किस में है, टोल्ड है नहीं होगा, ऑर्डर्ड है नहीं होगा, रिक्वेस्टेड है। तो हो सकता है सी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। वेरी गुड, 18 का आंसर होगा सी। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 19। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। उस शब्द को चूज कीजिए जो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है। तो 19 का जो आंसर है ग्रीवांस, यह गलत है, GRIEVANCE होता है, इसलिए आंसर सी होगा। ग्रीवांस मीन्स होता है शिकायत, इसका सिनोनिम होता है कॉम्प्लेन, इसका सिनोनिम कॉम्प्लेन होता है, और इसका दूसरा सिनोनिम कॉम्प्लेंट भी होता है। कॉम्प्लेन और कॉम्प्लेंट में यही अंतर है कि कॉम्प्लेन जो है वह नाउन का भी काम कर लेता है और वर्ब का भी काम कर लेता है, जबकि कॉम्प्लेंट केवल नाउन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है सैटेलाइट। तो SATELLITE सैटेलाइट, इसलिए 20 का आंसर बी होगा। तो स्पेलिंग याद करने की चीज है, तो 20 का आंसर होगा बी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सेट 12 को कंप्लीट कर लिया। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ एंड थैंक यू वेरी मच।